नमस्कार सिंगरौली, मैं हूँ रेडियो ऊर्जा से आरजे विभूति और आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर है कार्यक्रम सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक। सेहत ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अच्छा स्वास्थ्य हमें खुशहाल और सफल जीवन जीने की शक्ति देता है। जी हाँ दोस्तों, और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि एनएससी में ऑर्थोपेडिक्स स्पेशलिस्ट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एवं श्रोताजनों को अपने बारे में बताइए। इस कार्यक्रम सेहत है ज़रूरी में बुलाने के लिए विभूति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स एवं ऊर्जा रेडियो का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने सिंगरौली वासियों के लिए एक पहल शुरू की है ताकि एकदम रूरल ग्रामीण क्षेत्रों तक हम सेहत संबंधित सारी जानकारी उन तक पहुँचा सकें। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर अभिषेक मेहता हूं। मैं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में एज एन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट वर्क कर रहा हूं। मेरा स्पेशलाइजेशन जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपी यानी जो की होल सर्जरीज होती है उसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल हर उम्र के लोगों में जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके क्या कारण हैं? देखिए, आपके ये जो सवाल है ये हमारे परिवेश में एक बहुत ही सही और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जैसे कि हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं आज की डेट में कि चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग हो, आज की डेट में जोड़ों के दर्द से काफ़ी लोग परेशान हैं। अगर हम इसको अपने पुराने ज़माने से कंपेयर करें, जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी, वो जितना एक्टिव रह पाते थे बिना दर्द के, आज की डेट में उस उम्र के या उससे कम उम्र के भी लोग उतना एक्टिव नहीं रह पाते जी। तो इसके कई कारण हैं, जैसे कि हमें हमारा अपने शरीर के लिए प्रॉपर ध्यान नहीं देना, हमारा व्यायाम बिल्कुल छूट जाता है। हमें याद हो, हमारे जो दादा दादी नाना नानी थे वो अपने शरीर के लिए एक पर्टिकुलर नियम से समय निकाला करते थे जी। वो आज की डेट में ख़त्म होता जा रहा है। हम अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम वो समय नहीं निकाल पा रहे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि आज की डेट में खान पान में जो एडल्ट्रेशन हो रहा है या हमारे खान पान में जो जंक फूड की मात्रा बढ़ रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हमारे जोड़ों के दर्द या किसी भी हड्डी का दर्द या इनफैक्ट कोई भी बीमारी बॉडी की हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, बीपी हो, सब चीज़ बढ़ रही है जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण। दूसरा कारण है हमारा अपने जो हमारे जो शरीर है वो जब भी कोई संकेत देता है, जब भी कोई बीमारी होती है तो वो संकेत देना चालू करता है, तो हम अगर उसको इग्नोर करते चले जाते हैं, उस पर नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, तो फिर वो आगे चल के बढ़ता जाता है और फिर इस तरह से प्रेजेंट करता है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि रेडियो ऊर्जा की टीम, हम लोग हर गांव में जाते हैं। अभी कल ही हम शासन गांव में गए थे। वहाँ पर भी कई लोगों ने जोड़ों की समस्या से जुड़ी समस्याएं अपनी बताई, हमको दिक्कतें बताई कि हमको जोड़ों में दर्द होता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो कैसे अपने शरीर का, क्योंकि ये तो आपने बताया कि ये हम लोग जैसे हमारे यहाँ के जो एजेड लोग हैं वो लोग व्यायाम करके अपना जो जोड़ों का समस्या है वो दूर कर सकते हैं। गाँव वाले इससे कैसे राहत पा सकते हैं? देखिए, हमारे जो हिंदुस्तान में हमारी जो मेजर जनसंख्या है वो ग्रामीण पॉपुलेशन की कहलाती है जी। चाहे आप वोटर्स देख लें, चाहे जनसंख्या वैसे जो रहते हैं वो ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। और इनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट इनके पास है कि ये एक स्वस्थ हवा पानी में रहते हैं जी। और ये एक नियमित व्यायाम अपनी खेती के रूप में करते हैं जी। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो किसान एक गर्व से कहा करते थे, आज वो धीरे धीरे अपनी किसानी छोड़ के, अपनी ज़मीन बेच के अपने अन्य कामों में लगते चले जा रहे हैं। तो उनका जो व्यायाम वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है जी। साथ ही जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र का देख लें, प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पानी में खराबियाँ चालू होंगी, मिट्टी में खराबियाँ चालू होंगी। तो वो भी एक कारण है उनके स्वास्थ्य का, हड्डी संबंधित बीमारियों का बढ़ने का। जी। ग्रामीण लोगों के पास सबसे अच्छा जो उनके पास मौका है वो अपना काम में ही उस व्यायाम को सम्मिलित कर सकते हैं और उसको नियमित रूप से कर सकते हैं, जिससे कि उनकी शरीर की मजबूती भी बनी रहेगी और उनके जोड़ों का जो मूवमेंट है, जोड़ों का जो चलन है वो भी बना रहेगा। जैसे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती चेतावनी संकेत हैं जिन्हें मरीज अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपके पिछले प्रश्न में कहा कि आज की दिन में हम अपनी इस दिनचर्या में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि जो शरीर हमारा शुरुआती संकेत देता है हम उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जो शुरुआती संकेत हैं उनमें होता है जोड़ों का दर्द चालू होना,
जो कि शुरुआती दिनों में केवल हो सकता है नीचे उकड़ू बैठने से, आपके शौच में नीचे बैठने से, या आपकी सीढ़ी चढ़ने से, या आपके बहुत देर तक चलने से शुरू हो। बट यही चीज़ अगर आप नज़रअंदाज करते चले जाएंगे तो आगे चल के आपका नॉर्मल चलना फिरना भी कम हो जाता है। साथ ही जोड़ों में सूजन आना, जोड़ों में टेढ़ापन आना चालू होना, बुखार आना जोड़ों में दर्द के साथ, ये सारे ऐसे संकेत हैं जिन्हें बिल्कुल भी किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और इसके लिए ये तुरंत ही किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। जैसे कि अभी हम जोड़ों के दर्द की बात कर रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज लोगों में ये दिक्कत सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो क्या यही समस्या युवाओं में भी आम है? जी विभूति जी, अब हमारी मेडिकल भाषा में इसे एक एंडेमिक कहते हैं। एंडेमिक मतलब हमारे ही किसी एक क्षेत्र में बढ़ने वाली ये एक डिजीज़ है। तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि आज के दिन में किसी भी युवा में उसी दर से जोड़ों का दर्द पाया जा रहा है जितना कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति में पाया जाता था आज के कई सालों पहले। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम अपनी दिनचर्या पे ध्यान नहीं देते। आज के दिन में मोटापा बढ़ता जा रहा है, मोटापे की ओबेसिटी जिसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है। हम जो युवा हमारा वर्ग है वो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाता है, लेकिन वो उसके लिए प्रॉपर ट्रेंड नहीं होता है। उसके लिए पहले से अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना, उसकी स्ट्रेंथनिंग करना, उसका रिहैब करना वो नहीं करता है, जिस वजह से उनको जो छोटी मोटी चोट जिससे वो बच सकते हैं वो लग जाती है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही। और इसके साथ ही जैसा कि हमने शुरू में कहा, जो जंक फूड है, जो खाना कभी भी हमारे हिंदुस्तानी कल्चर का हिस्सा नहीं होता था, आज वो हर घर का हिस्सा बन चुका है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम इन सब चीज़ों से ग्रसित हो रहे हैं। ये आप हमारे दर्शकों को बताइए कि नी और ऑस्टियो अर्थराइटिस क्या होता है और ये किन लोगों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है? जी बिल्कुल, जैसे कि हम उस शब्द से समझ सकते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब है, ऑस्टियो मतलब हड्डी और आर्थराइटिस मतलब जोड़ जिसके अंदर सूजन, आर्थराइटिस। तो जब भी किसी भी वजह से जोड़ उसके आसपास की हड्डी में सूजन आएगी तो हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, हम लोग जनरली इसको प्राइमरी या सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब जो कि उम्र के साथ बढ़ने से धीरे धीरे होता है, सेकेंडरी मतलब चोट लगने की वजह से, किसी और कारण से जो कि उम्र के अलावा हो, तो हम उसको सेकेंडरी बोलते हैं। आज के दिन में ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ तो हमने बता ही दिया, जैसे कि प्राइमरी सबसे कॉमन होता है। उसके बाद जो चोट लगने की वजह से जोड़ों में घिसाव आ जाता है, टेढ़ापन आने की वजह से जो घिसाव आ जाता है, वो एक बहुत बड़ा कारण हो गया। आपका खान पान सही ना होना, जैसे कि हमने बात किया, जिससे कि हमारा जो कार्टिलेज लेयर है वो घिसने लगती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, वो घिसती है तो उससे हमारा घुटनों में दर्द चालू होता है। कॉमनली हमारे परिवेश में ऑस्टियोआर्थराइटिस को ग्रीस का कम होना या गद्दी फट जाना या गद्दी घिस जाना के टर्म से बताया जाता है लोगों को, लेकिन इसका जो असली मतलब है, जो किसी भी जोड़ में दो हड्डियों का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें जो ऊपर और नीचे वाली जो हड्डी होती है उसके सतह पे एक चिकनी सतह होती है और जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। जब ये कार्टिलेज नामक सतह घिसने लगती है तब हम उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस शब्द से डिनोट करते हैं। सर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे घुटनों ये नी और ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो इसके शुरुआती दौर में हमें कैसे क्या उपाय हम कर सकते हैं? घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का घिसाव जो शुरू होता है वो हमेशा मरीज को उकड़ू बैठने में दिक्कत देने से, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत देने से, लंबा चलने में दिक्कत देने में, ये सारी सिम्टम्स के साथ, ये सारे लक्षण के साथ शुरुआत करता है। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मरीज अपने आप को सीमित करता चला जाता है। वो पहले बाहर लंबा चल लेते होंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चलना बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना बंद कर देते हैं, फिर घर में ही उनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, सीमित रह जाता है। तो ये एक सिम्टम हो गया। दूसरा है सूजन घुटने में आना। सूजन आना एक बहुत ही कॉमन लक्षण है घुटनी ऑस्टियोआर्थराइटिस का। और एक कॉमन लक्षण होता है जो कि कई लेट स्टेजेस में पाया जाता है, हालांकि जो कि है पैरों में टेढ़ापन आना। हमने देखा है कई जो बुजुर्ग हैं या कई लोग हैं जिनके घुटने बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं, उनका धनुष जैसे टेढ़े पैर हो जाते हैं, तो वो एक बहुत ही कॉमन लक्षण है। सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे जोड़ों में सूजन आ जाती है या घुटनों में सूजन आ जाती है, तो मरीज़ कभी-कभी जब दिक्कत बढ़ जाती है तब वो सोचते हैं कि हम सर्जरी करा लें। तो किस स्थिति में इस मरीज़ को सोचना चाहिए कि अब हमें सर्जरी की ज़रूरत है? किसी भी ऑपरेशन का अगर आपको सबसे सही रिजल्ट लेना है तो उसका एक सही टाइम होता है। अगर आप उस टाइम
से लेट करेंगे तो कोई भी एक शरीर का अंग अकेला नहीं चलता है, चाहे घुटना हो, चाहे कूल्हा हो, चाहे कमर हो, चाहे कंधा हो, सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब पूरा शरीर एक यूनिट की तरह काम करता है। अगर आपका घुटना लंबे समय तक घिसा हुआ है और आप उसको नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, तो आपकी चाल में खराबी आएगी। आपकी चाल में खराबी आएगी, आपकी चाल में लचक आएगी, तो उसका असर आपके कूल्हे पे, आपकी कमर पे भी पड़ेगा। इसीलिए हमारे परिवेश में घुटने के घिसाव के मरीजों में कूल्हे में दर्द, कमर में डिस्क का प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमनली पाई जाती हैं। जी, ये भी देखा गया है कि हम मरीज़ जाते हैं इलाज करवाने के लिए अपना, और उनको डॉक्टर्स बता देते हैं कि आपका नी रिप्लेस होगा, तो कई मरीज़ सोचते हैं कि महँगा पड़ जाएगा इलाज। तो क्या कोई और अन्य विकल्प उपलब्ध है? बिल्कुल। देखिए, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या किसी भी जोड़ का ऑस्टियोआर्थराइटिस का केवल प्रत्यारोपण एक विकल्प नहीं है, या रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं, वो एक विकल्प नहीं है। उसमें कई सारे विकल्प होते हैं, परंतु ये निर्णय कि कौन सा विकल्प चुनना है, ये मरीज की तकलीफ और जो उसकी डायग्नोसिस में, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन में, हमें जांचों में उसकी फाइंडिंग मिलती है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो शुरुआती स्टेजेस जो होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के, जिसमें ज़्यादा घिसाव नहीं होता, उसमें हमारे पास कई सारी मॉडलिटीज़ होती हैं, जैसे कि नॉर्मली इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, जिसमें कि लोग स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड नाम का एक सब्सटेंस होता है, उसके इंजेक्शन लगाते हैं। पीआरपी थेरेपी, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, उसके इंजेक्शंस लगते हैं। दूरबीन से उस घिसे हुए कार्टिलेज को या हटा के या उसकी जगह नया कार्टिलेज लगाना, जिसको कि ओट्स थेरेपी या मोज़ेक प्लास्टी या ASCI के नाम से जाना जाता है, वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सर्जरी है आज की डेट में, जो घिसाव पूरा तरह से घुटने को इन्वॉल्व नहीं करता, केवल घुटने के एक ही हिस्से में इन्वॉल्व है। उसके लिए ऑस्टियोटमीज़ होती हैं, यानी कि हम पैर के अलाइनमेंट को सीधा करके उस लोड को शिफ्ट कर देते हैं उस जोड़ के उस हिस्से से, जिससे कि उस जोड़ को और लंबे समय तक रिप्लेसमेंट से बचाया जा सकता है। तो हमारे पास रिप्लेसमेंट तो एंड स्टेज का हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटी है, उसके पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तो हम बात कर रहे थे जोड़ों की, अब हम आएंगे हिप पेन पे। क्या इसके और जानना चाहेंगे कि इसके सामान्य कारण क्या हैं? देखिए, जैसे कि हमने कहा कि हमारा पूरा शरीर एक यूनिट की तरह काम करता है, जी। और जो हमारा कूल्हा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ है, क्योंकि हमारे धड़ का वजन पैर तक ट्रांसफर करने का काम और शरीर की मोबिलिटी यानी शरीर का मूवमेंट बढ़ाने का काम हमारे हिप जॉइंट का होता है। तो हिप जॉइंट का सही रहना एक इंसान के चलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी। हिप जॉइंट में तकलीफ आने के कारण, जिसमें कि कॉमनली जो हमारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, उसमें है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसे कि हमने घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करी, उसी तरह कूल्हे में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। वो प्राइमरी सेकेंडरी, जैसे हमने बोला कि या तो उम्र के कारण हो सकता है, या किसी चोट लगने के कारण घिसा हुआ सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी इन्फेक्शन के कारण। हमारे देश में आज की डेट में सरकार की नीतियों के कारण टीबी बहुत कम हो गया है। पहले टीबी की जो क्षय रोग जिसको हम बोलते हैं, उसका मिलना बहुत ज़्यादा कॉमन था, जिस वजह से हिप का टीबी बहुत कॉमनली पाया जाता था। तो उस वजह से भी घुटने में घिसाव, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दर्द पाया जाता था। कूल्हे में टीबी के अलावा भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है जो कि कूल्हे में दर्द या कूल्हे में ऑस्टियोआर्थराइटिस को बना सकता है। एक कॉमन कॉज जो कि जिसको हम एवीएन के नाम से जानते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस उसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि कूल्हे का जो गोला है, कूल्हे में एक गोला और एक कप होता है, वो कूल्हे के गोले का जो खून का बहाव जब कम हो जाता है, तो धीरे धीरे वो गोला सिकुड़ के खराब होने लगता है, जिसको हम एवेस्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से कूल्हे में घिसाव एवं दर्द चालू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है? देखिए, हिप रिप्लेसमेंट तो बहुत ही अंत स्टेजेस का में आता है, जब भी हम फाइनल स्टेजेस में आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप में। लेकिन अगर मरीज का चाल खराब हो चुकी है, मरीज का बैठना उठना खराब हो चुका है, मरीज के पैर सीधे नहीं रह पा रहे हैं, तो ये एक कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसमें जो बताते हैं कि उनको अब हो सकता है कि प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ व्यतीत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही और जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। कार्यक्रम सेहत है ज़रूरी अब आपके गांव तक। तब तक के लिए नमस्कार।